नमस्कार दोस्तों, अध्यापक मंत्रा पर आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में भी पढ़ रहे हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान से उत्तर प्रदेश पुलिस में जो भी प्रश्न आते हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है, आज की क्लास का पहला प्रश्न है, पुष्प पौधों में युग्मनज का निर्माण के अंत में होता है। किसके अंत में होता है? तो निषेचन के अंत में होता है। परागण, निषेचन, बीजा निर्माण या अंकुरण। तो 151 का उत्तर क्या हो जाएगा? निषेचन। पुष्प पौधों में युग्मनज का निर्माण निषेचन के अंत में होता है। 151 का क्या हो जाएगा? बी। सामान्य विज्ञान की 3 वीडियो बन चुकी हैं, ये चौथी वीडियो है और इसमें हम अध्ययन कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का, PYQ, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट हैं, प्रश्न रिपीटेड हो जाते हैं, इसलिए आप इस सीरीज को देखिए। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में लड़कियों में माहवारी की शुरुआत को कहा जाता है? रजोदर्शन, रक्त बहने का रोग, मासिक धर्म का बहना या रजोनिवृत्ति। तो किशोरावस्था में लड़कियों की में माहवारी की शुरुआत को कहते हैं रजोदर्शन। क्या बोलते हैं? रजोदर्शन। 152 का क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न है, शिशुओं में PEM रोग क्वाशियोरकोर और मारास्मस किसकी कमी के कारण होता है? तो क्वाशियोरकोर और मारास्मस केवल किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। प्रोटीन किन में होता है? दालों में। तो डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, इनडायरेक्टली भी, कि दाल की कमी से कौन सा रोग होता है, तब भी आप यही बताओगे, क्वाशियोरकोर और मारास्मस। और केवल प्रोटीन की कमी से पूछा जाएगा, तब भी यही बताओगे। तो केवल प्रोटीन, ये जो दोनों रोग हैं वो किसकी कमी से होते हैं? केवल प्रोटीन की कमी से। किसकी कमी से? केवल प्रोटीन की कमी से। चलिए, 153 का हो गया सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रोटीन की कमी से शिशुओं में क्वाशियोरकोर तथा मेरिस्मस नामक रोग हो जाता है। ठीक है, क्वाशियोरकोर क्या है? शिशु की शारीरिक वृद्धि रुक जाती है, भूख कम लगती है, शरीर में सूजन आ जाती है, त्वचा रूखी और कांतिहीन हो जाती है और उस पर काले चकत्ते पड़ जाते हैं। मेरिस्मस क्या है? यह रोग प्राय भोजन में प्रोटीन तथा कैलोरी दोनों की कमी से होती है, जिससे शिशु की शारीरिक वृद्धि रुक जाती है। इन दोनों ही रोगों में शिशु की क्या रुकती है? शारीरिक वृद्धि। और ये किस में मिलते हैं रोग? तो बच्चों में मिलते हैं। किन में? शिशुओं में। कैप्सूल का आवरण बना होता है प्रोटीन का, अंडे के छिलके का, सेल्यूलोज का या स्टार्च का। तो इसमें क्या है ना, जो मुलायम कैप्सूल होता है उसका जो आवरण बना होता है वो स्टार्च का बना होता है, और कठोर कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? सेल्यूलोज का। तो इसमें दोनों दे दिए हैं, सेल्यूलोज और स्टार्च, इसलिए इससे आयोग ने बाहर कर दिया था। इस प्रश्न को आयोग ने बाहर कर दिया था। अगर इसमें स्टार्च या सेल्यूलोज में से कोई एक ऑप्शन होता तो आप किसी को भी मार सकते थे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हुआ? इसमें क्या हो गया? विवाद हो गया और ये प्रश्न बाहर हो गया। ठीक है, तो इसकी व्याख्या देखते हैं। यह प्रश्न आयोग द्वारा रद्द कर दिया गया है। वैसे मुलायम जेल कैप्सूल का आवरण स्टार्च और कठोर जेल कैप्सूल का आवरण सेल्यूलोज का बना होता है। ठीक है, तो मुलायम का किससे बना होता है? स्टार्च से। और कठोर का किससे बना होता है? सेल्यूलोज से। बोतल का दूध पीने वाले बच्चों की तुलना में माँ का दूध पीने वाले बच्चे में निम्नलिखित में से कौन से विशिष्ट लक्षण होते हैं? तो पहला है, वह कम मोटा होता है, उसमें रोगों का प्रतिरोध अधिक मिलते हैं, रोगों का प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है बच्चे में, उसे विटामिन एवं प्रोटीन अधिक मिलते हैं, उसकी लंबाई में असामान्य वृद्धि होती है। तो ये इसमें चौथा जो है वो नहीं होगा। ठीक है, बाकी 1, 2, 3 बिल्कुल सही है। जो माँ का दूध बच्चे पीते हैं उनके लिए ऐसा होता है। ठीक है, वह कम मोटा होगा, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होगी और प्रोटीन और विटामिन उसे अधिक मिलते हैं। ठीक है, 1, 2, 3 किस में आ रहा है? ए में। तो 155 का क्या हो जाएगा? ए। ये तीनों सही है। 155 का क्या हो जाएगा? ए। मानव शरीर में रक्त का थक्का विटामिन से जमता है। किस विटामिन से रक्त का थक्का जमता है? तो विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई या विटामिन सी। तो विटामिन के किस में सहायक होता है रक्त का थक्का जमाने में? तो 156 का क्या हो जाएगा? ए। 156 का क्या हो जाएगा? ए। व्याख्या देखेंगे। मानव शरीर में रक्त का थक्का विटामिन के से जमता है। विटामिन के का स्रोत टमाटर, हरी सब्जियां हैं। विटामिन डी की कमी से सूखा रिकेटस रोग होता है। इसका स्रोत मछली युक्त तेल, दूध, अंडा आदि है। विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति कमजोर हो जाती है, बांझपन की समस्या होती है। पत्ती वाली सब्जियां, दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूं वनस्पति तेल से प्राप्त होता है। इसमें पूछा गया था कि विटामिन ई का स्रोत क्या है, और ऑप्शन में क्या आया था? अंकुरित अनाज। क्या आया था? अंकुरित अनाज। तो जो अंकुरित अनाज है वो किसका
अंकुरित अनाज है वो किसका स्रोत है? विटामिन ई का। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी एवं मसूड़े का फूलना रोग हो जाता है। इसका स्रोत क्या है? तो खट्टे फल जैसे नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर और खट्टे फल। ये इसकी व्याख्या हो गई। विटामिन से प्रश्न मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपके यूपी पुलिस में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से किसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी। ये तो मुंह पे याद होने चाहिए, एकदम जीभ पे। ठीक है, कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन सी शरीर की मूलभूत रासायनिक क्रियाओं में यौगिक का निर्माण कर उन्हें सहयोग देता है। यह फलों और सब्जियों से प्राप्त होता है। इनके प्रमुख स्रोत क्या है? लाल मिर्च, संतरा, अनानास, टमाटर, स्ट्रॉबेरी या घुलनशील तत्व है। विटामिन प्रतिदिन एक औसत व्यक्ति में 80 mg विटामिन सी की आवश्यकता होती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, मसूड़ों से रक्तस्राव जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है। और विटामिन सी के स्रोत क्या है? आंवला, संतरा, नींबू, खट्टे फल। ठीक है। अगला प्रश्न है, RH कारक का नाम किसके आधार पर पड़ा? बंदर के, चूहे के, मनुष्य के या चिंपैंजी के? तो बंदर के। RH कारक का आधार किसका नाम किसके आधार पर पड़ा था? बंदर के आधार पर। RH फैक्टर जिसे बोलते हैं। व्याख्या देखेंगे। RH कारक का नाम बंदर के आधार पर पड़ा। RH कारक की खोज कार्ल लैंडस्टीनर एवं बीनर ने रीसस नामक बंदर की प्रजाति में खोजा। रीसस नामक बंदर की प्रजाति में। तो पूछा जाता है कि RH कारक, RH फैक्टर की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर और बीनर ने। कार्ल लैंडस्टीनर और बीनर ने। ठीक है। 1 किलो मक्खन मनुष्य के लिए 1 किलो शर्करा से अधिक ऊर्जावान है, क्योंकि शर्करा में मक्खन से अधिक पानी होता है। मक्खन प्राणियों का उत्पाद है, जबकि शर्करा पौधों का। एक वसाणु में शर्करा से अधिक CH बंद होते हैं। शर्करा के पाचन व अवशोषण में मक्खन से अधिक ऊर्जा व्यर्थ होती है। तो एक वसाणु में शर्करा से अधिक CH बंद होते हैं, ये इसलिए ये ऊर्जावान है। 159 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 159 का उत्तर क्या होगा? सी। UPSI में पूछा गया है। और UPSI में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो जेल वार्डन, कंप्यूटर ऑपरेटर और उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। रिपीट कर दिए जाते हैं। बड़ी परीक्षाओं के प्रश्न छोटी परीक्षा में उठा के रख दिए जाते हैं, इसलिए आप इसे अच्छे से देखिए। अगला प्रश्न है, एड्स का कारण क्या है? रुधिर कैंसर, TMN विषाणु, जीवाणु, HIV मानव प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु। तो एड्स का कारण क्या है? HIV। इससे पिछली वाली क्लास में हमने एड्स का पूरा पढ़ा था, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, किससे होता है। ठीक है। तो एड्स का कारण क्या है? HIV मानव प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु। किससे होता है? ये विषाणु से होता है, वायरस से होता है। एक 161 में क्या है? लाल रक्त सेल के निर्माण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? लाल रक्त RBC के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? तो फॉलिक अम्ल आवश्यक है। लाल रक्त सेल के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? फॉलिक अम्ल। कौन सा अम्ल? फॉलिक अम्ल। ये भी इंपॉर्टेंट है। व्याख्या देखेंगे। लाल रक्त सेल के लिए फॉलिक अम्ल की आवश्यकता होती है। यह रक्तहीनता को रोकता है। फॉलिक एसिड B9। कौन सा है फॉलिक एसिड? B9 का रासायनिक नाम क्या है? फॉलिक एसिड खाद्य पदार्थों में पाया जाने वाला विटामिन बी का एक प्रकार है। बी कॉम्प्लेक्स में आता है क्या? B9। और B9 का रासायनिक नाम क्या है? फॉलिक एसिड। B7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटिन। B7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटिन। ठीक है। यह प्राय सूखे सेम, मटर, पालक आदि में पाया जाता है। तो RBC जो हैं, लाल रक्त सेल हैं, इनके लिए क्या आवश्यक है? फॉलिक अम्ल। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन कठोर जल में उपस्थित है? कैल्शियम, एल्यूमिनियम, सोडियम या क्लोरीन? तो कैल्शियम कठोर जल में उपस्थित होता है। क्या? कैल्शियम। 162 का क्या हो जाएगा? ए। 162 का क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न है, निम्न ताप पर जीवों के परीक्षण का अध्ययन कहलाता है? यूरोलॉजी, क्रायोबायोलॉजी या कार्डियोलॉजी या डर्मेटोलॉजी? तो निम्न ताप पर जीवों के परीक्षण का अध्ययन क्या कहलाता है? क्रायोबायोलॉजी। 163 का क्या हो जाएगा? बी। 163 का क्या हो जाएगा? बी। जीवों के परीक्षण का अध्ययन, निम्न ताप पर जीवों के परीक्षण का अध्ययन क्या कहलाता है? क्रायोबायोलॉजी। विटामिन ए का संश्लेषण होता है रक्त में, प्लीहा में, यकृत में या अग्नाशय में? तो विटामिन ए का संश्लेषण कहाँ पर होता है? यकृत में। कहाँ पर होता है? यकृत में। 164 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी, यकृत। विटामिन ए का संश्लेषण कहाँ पर होता है? यकृत में। अगला प्रश्न है, पैतृकता का निर्धारण अब किसके द्वारा संभव है? रक्त जांच से, DNA जांच से, ब्रेन मैपिंग से, इनमें से कोई नहीं? तो पैतृकता का निर्धारण DNA की जांच से संभव है।
तो 165 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी, डीएनए जांच। कौन सी जांच? डीएनए जांच। अपराध अन्वेषण में डीएनए टेस्ट क्या सिद्ध करता है? अपराधी की आकृति, अपराधी की संभावित लंबाई, जैविक साक्ष्यों से अपराधी की पहचान, या उक्त में से कोई नहीं। तो डीएनए टेस्ट क्या सिद्ध करता है? जैविक साक्ष्यों से अपराधी की पहचान। 166 का क्या हो जाएगा? सी, जैविक साक्ष्यों से अपराधी की पहचान करता है कौन? डीएनए टेस्ट। पसीना जैविक साक्ष्य के रूप में किस जांच में स्वीकार किया जाता है? रक्त जांच में, डीएनए जांच में, लाई डिटेक्टर जांच में, उक्त में से कोई नहीं। तो आप इसे बता सकते हो, रक्त जांच में तो कभी आप रक्त के लिए तो गए होगे ब्लड टेस्ट कराने, तो कभी लिया है पसीना? नहीं, तो ये तो हट ही जाएगा। लाई डिटेक्टर में भी नहीं होगा। तो डीएनए जांच में पसीना को जैविक साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाता है, और इसका उत्तर हो जाएगा क्या? बी हो जाएगा, डीएनए जांच। ठीक है, पसीना जैविक साक्ष्य के रूप में डीएनए जांच में स्वीकार किया जाता है। किसमें? डीएनए जांच में। अगला प्रश्न है, बाष्पोत्सर्जन में क्या होता है? पत्तियों में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, पत्तियों में पानी वाष्प के रूप में निकलती है, पत्तियों में पानी बूंद के रूप में निकलता है, पत्तियों में ऑक्सीजन निकलती है। तो बाष्पोत्सर्जन में क्या होता है? पत्तियों में पानी वाष्प के रूप में निकलता है। कैसे? पत्तियों में पानी वाष्प के रूप में। 168 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 168 का क्या हो जाएगा? बी। व्याख्या देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। पौधों द्वारा अनावश्यक जल को पर्णरंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में बाहर निकालने की क्रिया को बाष्पोत्सर्जन कहा जाता है, और बाष्पोत्सर्जन की दर को पोटोमीटर द्वारा मापा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि बाष्पोत्सर्जन की दर को किससे मापते हैं? तो पोटोमीटर। किससे? पोटोमीटर। अगला प्रश्न है, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? क्लोरीन, लोहा, आयोडीन, कैल्शियम। तो घेंघा किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। 169 का क्या हो जाएगा? सी। व्याख्या देखेंगे, घेंघा रोग से ग्रसित व्यक्ति के थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है। कौन सी ग्रंथि का? थायराइड ग्रंथि का। यह रोग मुख्यतः आयोडीन की कमी से होता है। अगला प्रश्न है 170, एक वर्णांध व्यक्ति किस रंग को नहीं पहचानता? लाल, हरा, नीला लाल, नीला हरा, या सभी। तो एक वर्णांध व्यक्ति किसे नहीं पहचानता? लाल और हरे रंग को, हरे और लाल को। किसे? हरे और लाल रंग को नहीं पहचानता है। तो 170 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 170 का क्या हो जाएगा? ए। व्याख्या देखेंगे, वर्णांधता एक आनुवंशिक रोग है जिसकी खोज डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने सन 1794 में की थी। इस रोग में मनुष्य लाल रंग तथा हरे रंग में भेद नहीं कर पाता। कौन कौन से रंग में? लाल रंग में और हरे रंग में। मनुष्य पृथ्वी पर न्यूनतम भार तब डालता है जब वह बैठा होता है, वह खड़ा होता है, वह दौड़ता है, या वह लेटा होता है। तो मनुष्य का न्यूनतम भार पृथ्वी पर कब डालता है? जब वह लेटा होता है। कब? जब वह लेटा होता है। 171 का क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न है, त्वरित ऊर्जा के लिए धावक सेवन करते हैं सुक्रोज का, विटामिन सी का, सोडियम क्लोराइड का, या दूध का। तो त्वरित ऊर्जा के लिए धावक किसका सेवन करता है? सुक्रोज का। किसका? सुक्रोज का। 172 का क्या हो जाएगा? ए। त्वरित ऊर्जा के लिए धावक सुक्रोज का सेवन करते हैं। यह एक डाइसैकेराइड शर्करा है जो दो मोनोसैकेराइड के अणुओं ग्लूकोज व फ्रक्टोज से मिलने से बनती है। यह मुख्य रूप से गन्ने तथा चुकंदर में मिलता है। अब अगला प्रश्न है 173, पहाड़ों पर चढ़ते समय वायु दबाव का क्या सीन रहता है? वायु दबाव बढ़ता है या घटता है, अपरिवर्तित रहता है, या इनमें से कोई नहीं। तो पहाड़ों पर चढ़ते समय वायु दबाव क्या करता है? घटता है। 173 का क्या हो जाएगा? बी। पहाड़ों पर चढ़ते समय वायु दबाव क्या होता है? घटता है। ठीक है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। 174 का क्या हो जाएगा? ए। रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। 174 का क्या हो जाएगा? ए। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से होता है बेरी। कौन सा होता है? बेरी। ठीक है। रतौंधी किससे होता है? ए से। रतौंधी किससे होता है? ए से। सूखा ये बेरी किससे होता है? बी से। स्कर्वी किससे होता है? सी से। और सूखा रोग किससे होता है? डी से। तो ये रोग हैं जो विटामिन की कमी से होते हैं, इन्हें भी आपको याद रखना है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी। विटामिन बी की कमी से बेरी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, और विटामिन डी की कमी से सूखा रोग। एक गाय का औसत जीवन काल कितना होता है? 10 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष, या 20 वर्ष। तो एक गाय का औसतन जीवन काल होता है 20 वर्ष। कितना होता है? 20 वर्ष। 176 का क्या हो जाएगा? डी। 176 का क्या होगा? डी। व्याख्या देखेंगे, गाय का औसत जीवन काल 20 वर्ष होता है। गाय एक महत्वपूर्ण पालतू जानवर है। भारत में गाय की 28 नस्लें पाई जाती हैं, जिनमें रेड सिंधी, साहिवाल, गिर, देवनी,
और धारपारकर आदि दुधारू गायों की प्रमुख नस्लें हैं। अब इनमें देखो साहिवाल, ये जो साहिवाल है ये और धारपारकर, ये पेपर में पूछी गई हैं कि ये किसकी नस्लें हैं। तो इन्हें एक बार ध्यान से देखो, साहिवाल और धारपारकर किसकी नस्लें हैं? गाय की हैं। किसकी हैं? गाय की। अगला प्रश्न है, खून के लाल कण कहाँ बनते हैं? गुर्दा में, छोटी आंत में, बोन मैरो में या यकृत में? तो खून के लाल कण कहाँ पर बनते हैं? बोन मैरो में। कहाँ पर? बोन मैरो में। ठीक है, चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी। खून के लाल कण हीमोग्लोबिन का निर्माण बोन मैरो या अस्थि मज्जा में होता है। तो बोन मैरो और अस्थि मज्जा दोनों याद रखेंगे ऑप्शन में। इस अभी तो बोन मैरो है, अस्थि मज्जा भी आ सकता है। लाल रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य शरीर के संपूर्ण भागों में ऑक्सीजन का परिवहन करना है। आरबीसी क्या करती हैं? शरीर के संपूर्ण भाग में ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं। आरबीसी का कार्यकाल, जीवन काल कितना होता है? लगभग 120 दिन। कितना होता है? 120 दिन। अगला प्रश्न है, जब लाल गुलाब को हरे प्रकाश के माध्यम से देखा जाता है तो कैसा दिखाई देता है? जब लाल गुलाब को हरे प्रकाश के माध्यम से देखा जाएगा तो वो कैसा दिखाई देगा? लाल, नीला, गुलाबी या काला? तो वो कैसा दिखाई देगा? काला। कैसा दिखाई देगा? काला। 178 का क्या हो जाएगा? डी। 178 का क्या हो जाएगा? डी। तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी उपयोग करते हैं दूध, विटामिन सी, सुक्रोज या नमक? अभी रिपीट हुआ था, किसका उपयोग करते हैं? सुक्रोज का। किसका उपयोग करते हैं खिलाड़ी? सुक्रोज का। नाभिकीय किरणों के लिए मानव शरीर का कौन सा भाग संवेदनशील है? आंखें, त्वचा, बोन मैरो या फेफड़े? तो नाभिकीय किरणों के लिए मानव शरीर का कौन सा भाग संवेदनशील है? बोन मैरो, जैसे हम बोलते हैं अस्थि मज्जा। क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा। जहाँ पर आरबीसी का क्या होता है? निर्माण होता है। क्या होता है? निर्माण होता है। कहाँ पर? बोन मैरो या अस्थि मज्जा में। तो ये नाभिकीय किरणों के लिए संवेदनशील भाग है। कैसा भाग है? संवेदनशील। शाकाहारियों को सर्वाधिक प्रोटीन किससे प्राप्त होती है? दूध से, दालों से, सब्जियों से, अनाज से? तो सर्वाधिक प्रोटीन हमें देती हैं दालें। कौन सी क्या देता है? दाल। तो 181 का क्या हो जाएगा? बी। और बी में क्या है? दाल। ठीक है, सर्वाधिक प्रोटीन कहाँ से मिलती है शाकाहारियों को? दालों से। एक प्रश्न है थोड़ा कटा हुआ है, उसकी व्याख्या देख लेते हैं। लेकिन प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। प्रोटीन कैसे होते हैं? जटिल कार्बनिक यौगिक, तथा उनका निर्माण अमीनो अम्ल से होता है। किससे? अमीनो अम्ल से। प्रोटीन के मुख्य स्रोत क्या है? सोयाबीन है, दाल है, मांस है, दूध, अंडा, पनीर। प्रोटीन शरीर में सेलों के निर्माण में सहायक है, जिससे शरीर के विकास में मदद मिलती है। प्रोटीन को शरीर में संचित नहीं किया जा सकता, इसलिए प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थ का सेवन नियमित रूप से किया जाता है। प्रोटीन को शरीर में संचित नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे रेगुलर लोग डाइट में लेते हैं। रक्त की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय, क्षारीय या उदासीन? तो रक्त की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। कितनी कैसी होती है? क्षारीय। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। 7.4। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। ये भी पूछा गया, रक्त कैसा ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक है, जो प्रकृति में क्षारीय होता है तथा इसका पीएच मान 7.4 होता है। ध्यातव्य है कि जिसका मान 7 से अधिक होगा वह क्षारीय होगा, जिसका पीएच मान 7 से कम होगा वह अम्लीय होगा, तथा जिसका पीएच मान 7 होगा वह पदार्थ उदासीन होगा। न तो अम्लीय होगा न क्षारीय, मतलब उदासीन होगा। ठीक है, 7 से अधिक वाला कैसा होगा? क्षारीय। 7 से कम वाला अम्लीय, और 7 होगा वो उदासीन। अगला प्रश्न है, शुष्क सेलों में निम्न में से कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? शुष्क सेलों में इनमें से कौन सा? NH4Cl, H2SO4, HNO3 या इनमें से कोई नहीं? तो NH4Cl शुष्क सेलों में यूज होता है। 184 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 184 का क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न है, नींबू, संतरे जाति से संबंधित फलों को किस विटामिन का अच्छा स्रोत माना जाता है? तो खट्टे फल मैं बता चुका हूँ। खट्टे फल किस में आते हैं? विटामिन सी में। तो 185 का क्या हो जाएगा? बी, विटामिन सी। क्या हो जाएगा? विटामिन सी। कौन सा विज्ञान फॉसिल प्लांट से संबंधित है? पैलियोबॉटनी विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, कीट विज्ञान या वनस्पति विज्ञान? तो फॉसिल प्लांट से कौन संबंधित है? पैलियोबॉटनी विज्ञान। कौन सी? पैलियोबॉटनी विज्ञान। 186 का क्या हो जाएगा? ए। 186 का क्या होगा? ए। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कितनी मात्रा में रक्त पाया जाता है? 5 से 6, 8 से 10 या 12 या 20? तो मनुष्य के शरीर में कितना रक्त पाया जाता है? 5 से 6 लीटर। कितना पाया जाता है मनुष्य के शरीर में रक्त? 5 से 6 लीटर। मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, जो रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में नियमित रूप से गतिशील रहता है। स्त्रियों के शरीर में रक्त की मात्रा लगभग 4 से 5 लीटर होती है।
मतलब एक एवरेज लगाया जाए तो 1 लीटर कम होता है स्त्रियों में, ठीक है। 5 से 6 लीटर किस में पाया जाएगा, पुरुष में, तो स्त्रियों में कितना पाया जाएगा, 4 से 5 लीटर। कोढ़ का उपचार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, सल्फोन, सल्फा ड्रग्स, मैग्नीशियम, इनमें से कोई नहीं। तो कोढ़ का उपचार किससे संबंधित है, सल्फोन से। किससे, सल्फोन से। मानव आबादी में बीमारियों और इसके स्रोतों के लिए सांख्यिकी अध्ययन को क्या कहा जाता है, महामारी विज्ञान, आहार विज्ञान, प्रतिरक्षा विज्ञान या प्रोक्टोलॉजी। तो मानव आबादी में बीमारियों और इसके स्रोतों के सांख्यिकी अध्ययन को बोलते हैं हम महामारी विज्ञान। क्या बोलते हैं, महामारी विज्ञान। 189 का क्या हो जाएगा, ए। 189 का क्या होगा, ए। अगला प्रश्न है, आयोडीन से होने वाला रोग है, आयोडीन की कमी से पीलिया, पोलियो, टाइफाइड या ग्वाइटर। ग्वाइटर को क्या बोलते हैं, घेंगा। तो 190 का क्या हो जाएगा, डी। ग्वाइटर या फिर घेंगा रोग किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होने वाले रोग हैं। कौन से, ग्वाइटर या घेंगा, ठीक है। चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग ग्वाइटर घेंगा है। शरीर में आयोडीन की कमी होने के कारण थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। सामान्यतः यह रोग बर्फीले स्थानों पर रहने वाले लोगों में पाया जाता है, क्योंकि वहाँ जल में आयोडीन नहीं पाया जाता। मानव शरीर में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है, बच्चा बता देगा। कितनी होती है, 206 होती है। कितनी होती है मानव शरीर में कुल अस्थियां, 206। एक युवक हृदय स्पंदन करता है तो कितना करता है, 72 बार प्रति मिनट। एक बार में, 1 मिनट में 72 बार, ठीक है, 72 बार प्रति मिनट। निम्न में एक्यूपंक्चर विधि क्या है, एक प्रागैतिहासिक जंतु का नाम है, एक फसल का नाम है, चीन में प्रचलित चिकित्सा पद्धति है, या ट्यूब में पंचर जोड़ने की विधि है। तो एक्यूपंक्चर क्या होता है, चीन में प्रचलित एक चिकित्सा पद्धति है। 193 का क्या हो जाएगा, सी। एक्यूपंक्चर क्या है, चीन में प्रचलित चिकित्सा पद्धति। चलिए ये भी व्याख्या देखेंगे। एक्यूपंक्चर विधि चीन में प्रचलित एक चिकित्सा पद्धति है। इस विधि का प्रयोग दर्द निवारण तथा सामान्य स्वास्थ्य सुधार हेतु किया जाता है। यह चीन की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है, ठीक है। तो जीव विज्ञान की क्लास में आज इतना ही, ठीक है। और ये सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इनके शॉर्ट नोट्स बनाते चलो, ठीक है, पढ़ो बढ़िया से। और यूपी एग्ज़ाम की तिथि कभी भी आ सकती है, इलेक्शन के बाद कभी भी आ सकती है। और उसके बाद में अगर पढ़ाई करोगे तो वो इतनी कारगर नहीं साबित होगी, ठीक है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो दिन रात एक कर रहे हैं। तो अगर एक सीट लेनी है, एक सीट पक्की करनी है, तो पढ़ाई अभी से करो। जीएस हिंदी का समय ये है रिवीजन करने का, याद करने का। थोड़ा बहुत मैथ और जीएस भी देखते रहो, ठीक है। और ये चीज़ें तो रटने वाली हैं, याद करने वाली हैं, तो इन्हें तो याद करना ही पड़ेगा, चाहे हिंदी हो चाहे जीएस हो, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। अध्यापक मंत्रा के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।